नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और स्वागत है आप सभी का सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश। किडनी की बीमारियों की वजह से हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है। दुनिया भर में किडनी से संबंधित बीमारियां मौतों का छठा सबसे बड़ा कारण भी है। खान पान में लापरवाही और खराब जीवन शैली की वजह से लोगों में अब किडनी की समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद होता है दुनिया भर में किडनी की बीमारियों के बढ़ते प्रचार को रोकना। आज हम अपने कार्यक्रम में किडनी से जुड़ी बीमारी, इसके बचाव और लक्षण के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हेल्थ गुरु के। आज हेल्थ गुरु में बतौर विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं NHMMI से नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुनील धर्मानी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि किडनी डे पर हमारा ये खास कार्यक्रम है, सेहतमंद होने के लिए वैसे तो बहुत जरूरी है कि हमारा पूरा का पूरा शरीर काफी सेहतमंद हो। ऐसे में किडनी का हमारी सेहत में क्या रोल होता है, हमारी बॉडी में क्या रोल होता है और किडनी का सेहतमंद होना कितना जरूरी है, आज किडनी डे पर सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, किडनी का जो मुख्य कार्य होता है वो है शरीर के जो भी गंदे पदार्थ है उनको निकालना। तो बेसिकली फिल्टर का काम करती है किडनी। तो पहला फंक्शन हुआ फिल्ट्रेशन, दूसरा है नमक और पानी की मात्रा का बैलेंस करना, तीसरा है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, ये उसमें सहायक होती है, चौथा ब्लड बनाना। किडनी एक ऐसा हार्मोन रिलीज करती है एरिथ्रोपोइटिन जो बोन पे एक्ट करके फिर ब्लड बनाता है, और पांचवा होता है विटामिन डी किडनी सिक्रीट करती है जिससे हमारी बोन हेल्थ भी है और कैल्शियम फास्फोरस का बैलेंस रहता है। तो ये किडनी के मुख्य कार्य हैं। तो जब ये चीज़ें बैलेंस रहेंगी तो अल्टीमेटली पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि गंदगी निकलेगी तो बेटर मेंटेन रहेगा। बिल्कुल, ये तो बात हुई कि किडनी के क्या फंक्शंस हमारी बॉडी में होता है और कितना जरूरी है। जो डॉक्टर साहब ने आज जानकारी दी है, इसे आप समझिए कि कितना जरूरी है इस फिल्टर का सही तरीके से कार्य करना। कि डॉक्टर, किडनी से जुड़ी आम समस्याएं किस तरीके की होती है, यानी किडनी जो डिजीज होती है उन्हें हम क्या किस तरीके से समझ सकते हैं? देखिए, किडनी डिजीज अगर हम बात करें तो लक्षण कैसे आते हैं, अगर हम इस पर पहले बात करते हैं जी। तो जो लक्षण होते हैं यूजुअली बहुत लेट आते हैं, जब किडनी का इन्वॉल्वमेंट 80% से ज़्यादा डैमेज हो जाती है। और मैं बात कर रहा हूँ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की। तो इसमें सिम्टम्स इतना लेट आते हैं कि जब ऑलरेडी आपका क्रिएटिनिन बहुत आगे बढ़ गया होता है, 5-6 के आसपास आ गया होता है। और लक्षण क्या होते हैं? चेहरे पे सूजन आना, पाँव में सूजन आना, भूख न लगना, सांस का फूलना। अगर इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे शरीर में खुजली हो सकती है, और कई बार पेशेंट मिर्गी के दौरों के साथ प्रेजेंट भी करता है जब उसका गंदगी का लेवल, यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया होता है। और कई बार पेशेंट को जो है छाती में दर्द भी उठता है, कार्डियक इशू इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स कॉमन है। और बच्चे कई बार हड्डी वाले डॉक्टर के पास ये हड्डी की प्रॉब्लम लेके प्रेजेंट करते हैं, मतलब बोन डिजीज के साथ भी किडनी डिजीज प्रेजेंट कर सकती है। तो बहुत सारे सिम्टम्स आपने डॉक्टर बताए हैं, लेकिन किडनी की समस्याओं के सिम्टम्स तो आपने बताए, मगर इसे पहचाने कैसे, यानी कि इसका डायग्नोस क्या होता है? किस टेस्ट से हम जान सकते हैं कि क्या हमारी किडनी सेहतमंद है या हम किसी परेशानी से जूझ रहे हैं? किडनी दो तरीके से इसको समझते हैं। अगर कई बार हम लक्षण पे डिपेंड करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो अर्लीस्ट कैसे पकड़ना है, तो अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, दो सिंपल टेस्ट, एक ब्लड में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम क्रिएटिनिन की जांच, और दूसरी यूरिन में प्रोटीन की जांच। यूरिन साधारण जांच अगर आप कराएंगे, उसमें प्रोटीन, पस सेल, आरबीसी हम ऐसे देखते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है इन दोनों जांचों से। और कुल मिला के अगर मैं बोलूं, आपका 200 रुपये का अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंस होगा, जिससे हम इस चीज़ को पकड़ सकते हैं कि हम अपनी किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं कि नहीं। इसके बाद अगर हम सोचें कि उसमें कुछ आए तो फिर सोनोग्राफी के ऊपर हमें जाना पड़ता है। तो ये हमें बता सकती है कि हमें बीमारियां हैं कि नहीं। किडनी की समस्याओं की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा, जैसे आपने बताया कि बीपी के जो मरीज होते हैं या शुगर के जो मरीज होते हैं, सबसे ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप होता है। इनके अलावा भी कुछ और डिजीज से कुछ ग्रसित जो लोग होते हैं उन्हें भी ध्यान देने की ज़रूरत है डॉक्टर? जी, देखिए, सबसे मुख्य कारण जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का है वो है डायबिटीज़, जो 40 to 42% तक कंट्रीब्यूट करता है
मोस्ट कॉमन कॉज है ये किडनी सीकेडी का। दूसरा है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं। तीसरा है कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिनका एंड रिजल्ट बनता है क्रॉनिक ग्लोमेरुलर डिजीज, मतलब किडनी की छन्नी की बीमारियां, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम। इस तरह की बीमारियों का एक ग्रुप होता है जो इस तरह हमें आगे लीड करती हैं। कई फीमेल्स में बीमारी होती है SLE, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूपस नेफ्राइटिस, वो भी एक कारण होता है। कई लोगों को जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें भी किडनी डिजीज क्रॉनिकली इन्वॉल्व होकर वो CKD का कंपोनेंट हो सकती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को किडनी में सिस्ट की प्रॉब्लम रहती है, ये हेरिडिटरी होती है, जिसको अपन बोलते हैं एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, मतलब मल्टीपल सिस्ट का होना, और ये फैमिली में रन करती है। इसके अलावा लंबे समय दवाओं के सेवन की वजह से या ओवर द काउंटर पेन किलर की वजह से उनका इन्वॉल्वमेंट होता है किडनी का, तो ये जो है मुख्य कारण हमें देखने को मिलते हैं। सर, जिस तरह से आपने बताया कि जो हाई रिस्क ग्रुप है, ये हाई रिस्क ग्रुप अपने किडनी के लिए चेकअप कब कब कराता रहे? मंथली करवाएं, क्वार्टरली, या फिर हाफ ईयरली में कराना चाहिए? देखिए, अगर हमें पता है हाई रिस्क ग्रुप में हम बात करते हैं शुगर और ब्लड प्रेशर की, तो हमें तो जिस दिन से पता चलता है जब हम शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं, तो मेरा तो ये सुझाव रहेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं निकलती पहली रिपोर्ट में, तो हमें 3 या 6 महीने पे वो रिपीट करना चाहिए। और अगर हमें दिख रहा है कि हमारा यूरिन में एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो एक होता है जो प्रोटीन के लिए देखा जाता है, और क्रिएटिनिन थोड़ा भी डिरेंज है, तो ज़रूर से अपने किडनी स्पेशलिस्ट को एक बार दिखाएं और उनकी सलाह से रेगुलर फॉलोअप में रहें। बाकी मरीज़ अगर मान लीजिए पेन किलर वाले हैं या जिनको एक सोनोग्राफी पे आइडेंटिफाई हुआ है कि उनको सिस्ट है, उनको भी रेगुलरली नेफ्रोलॉजिस्ट के सुपरविजन में रहना चाहिए, और एक बार भी रिपोर्ट में डिरेंजमेंट है तो डेफिनेटली उनको ज़रूर दिखाते रहना चाहिए। तो वैसे तो हम बात कर रहे हैं कि किडनी को कैसे सेहतमंद आप रखें और कौन हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं, लेकिन कई बार गंभीर परिणाम होते हैं सामने और किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है डॉक्टर। तो कब ये जरूरत होती है और किन्हें खास तौर पर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आप सजेस्ट करते हैं? देखिए, वो मरीज जो डिफाइंड हो गए हैं कि वो क्रॉनिक किडनी डिजीज के हैं, अब इसमें भी ना वी हैव डिवाइडेड, इसको 5 स्टेज में डिवाइड किया गया है, और वो किडनी की फिल्ट्रेशन की दर के हिसाब से उसको 5 स्टेज में कहा गया है। तो जो फिल्ट्रेशन की दर 30 से कम हो जाती है, तो मरीज को बोला जाता है कि भाई आगे चल के आपको किडनी रिप्लेसमेंट के फॉर्म पे जाना पड़ेगा। अब रिप्लेसमेंट 2 फॉर्म का होता है, या तो आप डायलिसिस पे जाएं या आप किडनी बदली पे जाएं, मतलब कि ट्रांसप्लांट। तो फिस्चुला बनाने की सलाह देते हैं। अब यही फिल्ट्रेशन की दर अगर 15 के नीचे हो जाए, मतलब पेशेंट को अब सलाह दी जाती है कि अब आपको रिप्लेसमेंट कराना ही है। ऑप्शन पेशेंट को दिया जाता है, या वो डायलिसिस चूज करे या वो ट्रांसप्लांट चूज करे। अगर उसके पास फैमिली डोनर है तो हम जरूर उसको प्रमोट करते हैं कि वो ट्रांसप्लांट के लिए जाए। अगर साथ में लक्षण आ गए हैं, मैंने आपको बताया भूख ना लगना, उल्टी जैसा लगना, तो ये इंडिकेशन है कि अब आप इस लेवल पे आ जाइए कि आप जल्दी से डिसाइड करें कि डायलिसिस पे जाएंगे कि ट्रांसप्लांट पे। बट अल्टीमेट बेस्ट ट्रीटमेंट इज ट्रांसप्लांट। जैसे आपने डोनर की बात कही, क्या सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही किडनी डोनेट कर सकते हैं सर, या फिर बाहर के लोग भी डोनेट कर सकते हैं अगर वो मैच करे तो? देखिए, इसमें जो लीगैलिटीज का इशू है, इसलिए बोला जाता है कि फैमिली मेंबर्स, भाई बहन, मदर फादर, डॉटर सन और वाइफ, ये लीगैलिटी के हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन किसी किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से जो एक कमिटी होती है, अगर वो अलाउ करती है, जिसमें ये प्रूव होता है कि हाँ वो विलिंगली स्वेच्छा से देना चाहता है बिना किसी लेन देन के, तो वो अथॉरिटी डिसाइड करती हैं, अगर वो अलाउ करती हैं तो कर सकते हैं। सर, यहाँ पर एक और टर्म आता है। देखिए, जिनको किडनी की नीड है उन्हें तो आप डोनेट कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जिनकी बॉडी से किडनी निकलेगी उनके लिए भी एक रिस्क फैक्टर होता होगा। क्या ज्यादा रिस्क होता है, और अगर रिस्क फैक्टर है तो उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस उसके बाद लेने चाहिए? देखिए, डोनर को यूजुअली मोटे तौर पे कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जब हम किसी की किडनी को प्लान करते हैं कि निकालना है और डोनेट कराना है, जब उनसे बात हो जाती है तो उसमें हम उनका चेकअप करते हैं। उनको फिट तभी घोषित करते हैं जब सारे टेस्ट हमें दिखते हैं नॉर्मल है, तब हम उनको एडवाइस देते हैं कि आप दो और आपको हार्म नहीं होगा। लेकिन ये कई 20 साल की स्टडीज़ में एक बार एक मेटा एनालिसिस में पाया गया था कि लंबे समय के बाद आपको जो 2 प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं, वो है कि ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है और
दूसरा है कि उसी को अगर ध्यान नहीं दिया गया तो किडनी से आगे चल के थोड़ा प्रोटीन की समस्या बढ़ सकती है, और अगर उसको निगरानी नहीं की तो प्रॉब्लम आगे आ सकती है। तो हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं, क्योंकि अब आपकी सिंगल किडनी है तो आपको ध्यान देना है अपने ब्लड प्रेशर पे, और यूरिन की जांच बराबर करानी है। हम उनके किडनी फंक्शन की भी टेस्ट करते हैं। तो जिस तरह हम पेशेंट को बुलाते हैं उसी तरह डोनर को 3 से 6 महीने पे निगरानी के लिए हम बुलाते हैं, और वो टोटली सेफ प्रोसीजर है, हमें ध्यान दे के कराना होता है और कोई प्रॉब्लम यूजुअली नहीं आती। आज किडनी डे पर हम बात कर रहे हैं किडनी एक्सपर्ट से, NHMMI से नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुनील धर्मानी जी से। एक बार फिर से स्वागत है सर आपका। ब्रेक में जाने के पहले हम बात कर रहे थे कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो डोनर है उन्हें क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है, लेकिन कई बार देखा गया है जो रिसीवर है वो भी प्रिकॉशंस नहीं लेते। उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और किन तरीके की चीजों करनी चाहिए, ये बताइएगा। तो किडनी के पेशेंट को जब ऑपरेशन हो गया और जब वो डिस्चार्ज पे जाते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आपको ये 3 दवा जो है सावधानी से इसको लेना है। तो ये दवाएं उनको बहुत रेगुलरली और टाइमली लेनी होती हैं, जिस टाइम के हिसाब से बोला है। दूसरा, उनका जो सावधानी बरतनी होती वो है कितना उनको पानी लेना है, कितना खान पान और कैसा लेना है। तो उनकी एक डाइट डिसाइड होती है, उसी हिसाब से उनको लेना होता है। लेकिन ये 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, और हमने ये पाया है कि जो लोग इस पे पूर्ण रूप से अमल करते हैं वो बहुत अच्छा आउटकम देते हैं, और साथ में उनको बताया जाता है कब उनका रिपीट डॉपलर होगा, और ऐसे पेशेंट को हमको रेगुलर फॉलोअप में भी बुलाना होता है। मुझे लगता है डॉक्टर कि किडनी से संबंधित जितनी भी परेशानी है उसमें एक चीज बहुत कॉमन है कि जो दवाइयां जो होती हैं वो जितनी डोज लिखी हुई है वही लेनी है, और पर्टिकुलर टाइमिंग का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो चाहे आप डोनर हो चाहे आप रिसीवर हो, सावधानी आपको यहाँ पर जरूर रखनी है। एक टर्म आपने यूज किया डायलिसिस, हमने सुना भी है शुगर पेशेंट्स को अक्सर डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है और डायलिसिस की जरूरत आखिर कब पड़ती है डॉक्टर? देखिए, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट दो किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी के पार्ट्स हैं, और डायलिसिस यूजुअली मैंने पहले भी बताया कि तब करते हैं जब वो लक्षण आ गए, जैसे भूख न लगना, उल्टी जैसा लगना, सांस का फूलना, या हम एक टेस्ट करते हैं ABG जिसमें देखते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या पोटेशियम बहुत बढ़ गया है। तो ये सब तो अर्जेंट इंडिकेशन है। लेकिन इस तरह के क्रॉनिक केसेस में जब किडनी की फिल्ट्रेशन की दर 15 से नीचे हो या 10 के आसपास और लक्षण के साथ हो, तो ऐसे में पेशेंट को हम डायलिसिस के लिए बोलते हैं। डायलिसिस का मतलब क्या होता है? खून की गंदगी की सफाई होना। अब इस 2 तरह की डायलिसिस होती है, एक होती है ब्लड के माध्यम से और दूसरी होती है पेट के माध्यम से। जो ब्लड के माध्यम से होती है उसमें अगर हम तैयारी के साथ जाते हैं तो हाथ में एक फिस्चुला बनाना होता है। फिस्चुला मतलब होता है लेफ्ट हैंड को हम ज़्यादातर प्रिजर्व करते हैं, उस पर 2 नसों को जोड़ते हैं, आधे घंटे का प्रोसीजर होता है, और वो नसें उसमें से एक वेन और आर्टरी को जोड़ते हैं, जिसमें से वेन मोटी हो जाती है तो 1 महीने बाद वो मैच्योर हो जाती है, उससे हम निडल डाल के डायलिसिस कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर कोई इमरजेंसी में आता है तो हमारे पास जो नेक है, नेक में मतलब गले में साइड में मोटी वेसल्स होती हैं, नाड़ियाँ होती हैं, जहाँ पे हम एक कैनुला डाल के, जो कैथेटर बोलते हैं, उससे हम डायलिसिस इमरजेंसी में करते हैं, जिसको जुगुलर कैथेटर बोलते हैं। वो भी 2 तरह के हैं, टेम्पररी और परमानेंट। ये तो हुआ रास्ते जिससे हम डायलिसिस कर सकते हैं। और एक मशीन रहती है जिसमें हम एक डायलाइजर फिट करते हैं, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। जो निडल हमने मरीज के हाथ में डाली होती है, उसके एक निडल से ब्लड निकल के आपका मशीन के थ्रू डायलाइजर में जाता है, और डायलाइजर से क्लीन होके वापस बॉडी में आता है। और इसमें सिर्फ मरीज को 4 घंटे लेटना होता है डायलिसिस सेंटर में, और इस तरह की प्रक्रिया को हफ्ते में 3 बार कराना होता है। और उसके बाद वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह वॉक कर सकता है, अपना काम कर सकता है, और उसको एक डाइट बताई जाती है, और कुछ ड्रग्स देते हैं जो डायलिसिस से चीज़ें नहीं सेटल होती, जैसे विटामिन D के बारे में, और कुछ ब्लड के इंजेक्शंस लगते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये डायलिसिस हो गई, हीमोडायलिसिस। दूसरी डायलिसिस होती है पेट के माध्यम से डायलिसिस, जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं, उसको CAPD भी कहते हैं। अब CAPD का मतलब है क्रॉनिक एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें भी एक छोटा सा ऑपरेशन करके पेट में कैथेटर डालते हैं, और इसमें
घर में कर सकते हैं। इसकी अच्छी बात है कि आप घर में कर सकते हैं और दिन में 3 बार ये एक्सचेंज होता है, मतलब जैसे आप ड्रिप चढ़ाते हैं, पानी निकालते हैं, उसी तरीके से इसको किया जा सकता है और घर का व्यक्ति आपका सहयोग कर सकता है इसको करने में, और आपको डायलिसिस सेंटर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग मेरे दूर दराज के पेशेंट हैं वो ये जानते हैं और वो ये करा भी रहे हैं। तो ये 2 तरह की डायलिसिस हैं जिसमें मरीज लंबे समय अपना जीवन निकाल सकता है। तो बहुत सारी जानकारी आज हमने ली कि किस तरीके से हम अपनी किडनी को सेहतमंद रख सकते हैं, लेकिन डायलिसिस का प्रोसेस भी हमने समझा। मगर कोशिश यही कीजिए कि आपको वहां तक आने की जरूरत ही ना पड़े, आप बिल्कुल सेहतमंद रहें। डॉक्टर, अब एक मिथ के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। नॉर्मली मैंने लोगों को कहते ये सुना है कि 2 किडनी है तो अगर एक काम नहीं भी कर रही है तो क्या हुआ, एक किडनी तो काम करे। इज इट पॉसिबल कि एक किडनी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है या उसमें प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, लेकिन दूसरी किडनी पूरी तरीके से सेहतमंद है, या जब इफेक्ट होता है तो दोनों किडनियों को साथ में इफेक्ट करता है? ये सिचुएशनल है। कई बार क्या होता है कि किसी की बचपन से किडनी काम नहीं कर रही हो, अनुवांशिक, या छोटी हो गई हो, या उसमें फंक्शनैलिटी का प्रॉब्लम हो, या सिस्ट बन गए हो, तो ऐसा हो सकता है कि वो कंप्लीट काम ना कर रही हो और एक किडनी काम कर रही हो। तो मैंने आपको बताया था कि जब जांच है क्रिएटिनिन अगर नॉर्मल है तो मतलब आपकी बॉडी में या तो दोनों किडनी फंक्शनल है या एटलीस्ट एक फंक्शनल है। अगर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली दोनों किडनी कहीं ना कहीं कुछ फॉर्म में अफेक्टेड है, तभी वो बढ़ रहा है। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। कई बार मेरे को भी ये सवाल पूछा जाता है कि क्रिएटिनिन बढ़ गया तो ये क्या एक ही किडनी से खराब होने से हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। जब दोनों इफेक्ट होती है तो यूजुअली बढ़ता है। वो एक अलग सिचुएशन है कि आपकी अनुवांशिकली एक किडनी डेवलप ही नहीं हुई, तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। जी, तो जैसा किडनी का जो फंक्शन है एक फिल्टर के तौर पर ये हमारी बॉडी में काम करता है, सर खाने पीने का सीधा असर हमारे किडनी पर भी पड़ता है। ऐसे में डाइट का किस तरीके से ध्यान रखें, जो नॉर्मल लोग हैं वो भी क्या खाएं, और इसके साथ ही अगर खासतौर पर किडनी पेशेंट है, जैसा आपने बताया कि बीपी के पेशेंट्स और शुगर के पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें विशेष तौर पर किडनी की प्रॉब्लम जो है वो डेवलप होती है, तो वो क्या खाएं और क्या ना खाएं, डाइट में क्या प्लान करें? देखिए, जो डाइट है जो हम नॉर्मली खाते हैं, अगर हम ऐसी बात करें कि हम सब नॉर्मल हैं तो हमें क्या करना है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से एक चीज़ को समझिए। किसी भी चीज़ की एक्सेस मात्रा शरीर को नुकसान करती है। वो हार्ट को जिस तरह करती है उस तरह किडनी को भी करती है। तो बहुत हाई लिपिड डाइट या कोलेस्ट्रॉल डाइट वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तेलीय पदार्थ एक। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट में नमक की मात्रा। हमें एवरेज नमक की मात्रा बोली जाती है 5 से 7 ग्राम के बीच में रखना है, और नॉर्मली 5 ग्राम तक तो बेस्ट है। तो जो प्रिवेंशन के तौर पर हम बोलते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि अगर तुम्हें किडनी की प्रॉब्लम आ गई है तो नमक की मात्रा 5 ग्राम से कम होनी चाहिए। पानी भरपूर पीना चाहिए। अब इसमें भी लोगों को समझना है, अगर हम किडनी के मरीज नहीं है तो 3 से 4 लीटर या एक्स्ट्रा भी पी सकते हैं अगर हम नॉर्मल हैं। लेकिन अगर आप किडनी के मरीज हैं तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर ने आपको बताया होगा किस प्रकार से आपके शरीर में सूजन है या फेफड़ों में पानी है, तो वो मात्रा कई बार कम की जाती है और कई बार 800 ml और 1 लीटर तक बोली जाती है। तो प्रिवेंशन के तौर पे डाइट में नमक इंपॉर्टेंट है, दूसरा है वाटर इनटेक, तीसरा है हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी। मतलब अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो उधर भी आपका इफेक्ट पड़ेगा। चौथा आता है एक्सरसाइज। डेली ये पाया गया है कि अगर आप आधे घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं डेली फॉर 5 डेज, तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए और किडनी की हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पांचवा इंपॉर्टेंट है, हर चीज में आप जंप मत करें। थोड़ा सा दर्द हुआ, अरे मेरे दोस्त ने ये खाया था ये खा लिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, तुरंत मेडिकल स्टोर से जाके पेन किलर मांग के खाना, ये ठीक नहीं है। हमें ध्यान देना चाहिए। हो सकता है हमारी थोड़ी इन्वॉल्वमेंट हो तो हमें जरूर डॉक्टर के थ्रू ही पेन किलर लेने चाहिए और जांच के बाद। तो ये सब सावधानियां अगर हम लेंगे तो हम अपनी किडनी की बीमारियों से बच सकते हैं। लंबे समय लोगों ने, मैंने देखा है, पेन किलर खा के आते हैं, चाहे घुटनों के लिए दर्द के लिए या हेडेक के लिए जो कॉमन है। तो कृपया ध्यान दें, आप उस वक्त दिमाग में रखें कि एक बार या तो आप किडनी चेक कराएं और डॉक्टर से इस बारे में बात करके ही लें। बिल्कुल, कितनी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन वो हमारे ऑर्गन्स को किस तरीके से अफेक्ट करती है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हेल्थ गुरु इस सेगमेंट में किडनी डे पर विशेष तौर पर किडनी से जुड़ी हर तरह की जानकारी हमें आपने दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सुनील धर्मानी। तो हमारे सेहत से जुड़े इस खास सेगमेंट में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी सेहत से जुड़ी चीजों के बारे में आपको जागरूक करेंगे और आपको देंगे जानकारी। नमस्कार।